हाँ, तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लगता है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं, कूलम्स फोर्स, और उसका जो नियम है उसी को हम नाम देते हैं कूलम्स लॉ। क्या है अपने कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन, अट्रैक्शन का फोर्स किस में होना है, लाइक चार्जेस में, और रिपल्सन का फोर्स किस में होना है, अनलाइक चार्जेस के अंदर में। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया डायग्राम में, हमने Q1 और Q2 चार्जेस की दो ऑब्जेक्ट्स दिखाई है। ठीक है, Q1 पर लगने वाला फोर्स दिखाया हमने F12, वो एक बार हमने इसको Q2 चार्ज की ओर दिखाया। कब दिखाया है, जब Q2 और Q1 दोनों क्या हो, अनलाइक चार्ज हो, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो Q1 पर जो फोर्स होगा वो Q2 की ओर होगा। तो F12 ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस पर, Q1 पर। और Q1 के ऊपर जो रिपल्सन की फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो भी F12 है। वो किसके कारण से लग रहा है, Q2 के कारण से। जब Q1 और Q2 कैसे हों, लाइक चार्ज हों, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो Q2 पर लगने वाला रिपल्सन का फोर्स F21 किसके कारण, Q1 के कारण। जब ये दोनों कैसे होंगे, लाइक चार्ज होंगे। और जब ये अनलाइक चार्ज होंगे तो Q2 के ऊपर भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स, किधर की ओर, Q1 की ओर। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने डायग्राम में दिखाया कि Q1 पर लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स और Q2 पर लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। इसी तरह Q1 पर लगने वाला रिपल्सन का फोर्स Q2 के कारण और Q2 पर लगने वाला रिपल्सन का फोर्स Q1 के कारण, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। आई बात समझ में। तो ये तो बात आ गई किसकी, कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब बात आती है कि इन Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स, ये देखना है अपने पास। तो क्या, तो इसके लिए कूलम ने नियम दिया, उसी को हम नाम देते हैं कूलम्स लॉ। क्या कहा उन्होंने अपने पास कि यदि दोनों ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, क्या मतलब कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच मच स्मॉलर देन द डिस्टेंसेस इन्वॉल्व इन द डिस्क्रिप्शन। इनके डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्टेंसेज आ रही है उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी हो। ठीक है, तो लेट वी कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, एंड दीज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज, देन दीज आर द 2 पॉइंट चार्ज। हमने क्या दिखा कि डायग्राम में दिखा रखा है कि एज शोन इन द फिगर देयर आर 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। ठीक है, और इनके बीच में लगने वाले फोर्स को लिखा हमने पास, वापस क्या लिखा कि Q1 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण, Q2 के कारण, तो F12। ठीक है, वो अट्रैक्शन का और रिपल्सन का हमने दोनों दिखा रखा है। और इसी तरह Q2 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण, Q1 के कारण, वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है जब दोनों चार्ज कैसे हो, अनलाइक चार्ज हो, और वो रिपल्सन का भी हो सकता है जब दोनों चार्ज लाइक चार्ज हो। अब देखो अनलाइक चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे तो इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, चाहे वो Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है, और यदि Q1 नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हरदम नेगेटिव। इसका मतलब प्रोडक्ट Q1 Q2 इज लेस देन 0। आई बात समझ में। तो यदि अनलाइक चार्ज होंगे तो प्रोडक्ट Q1 Q2 इज ऑलवेज लेस देन 0, और यदि लाइक चार्ज होंगे, यदि लाइक चार्ज होंगे तो प्रोडक्ट Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। क्यों कि यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो लाइक चार्ज के लिए हम लिखते हैं प्रोडक्ट Q1 Q2 पॉजिटिव, और अनलाइक चार्ज के लिए लिखते हैं प्रोडक्ट Q1 Q2 नेगेटिव। आई बात समझ में। ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges
and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, and acts along the straight line joining the two charges. ये बात आई. तो क्या बोला गया अपने पास कि दिस F जो फोर्स लग रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट Q1 Q2 एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². हमने क्या लिखा है, पहले हमने इसका इक्वेशन लिखनी चालू की. तो क्या लिखा, F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट Q1 Q2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². और इसी को एक साथ लिखा तो क्या लिखा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r². अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया, तो हमारे पास फोर्स किया गया F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2/r². ये स्मॉल क्या है, स्मॉल k, वेयर स्मॉल k इज इक्वल टू 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. ये स्मॉल k क्या है, तो इसको नाम दिया हमने अपने पास कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. आई बात समझ में. और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट कितना है अपने पास 8.85 × 10⁻12. ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम क्या होता है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, तो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज द कैपेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन अनदर वर्ड्स it is measure of opposition offered against the formation of electric field. Since vacuum offers least opposition in the formation of electric field, so the value of epsilon is least for the vacuum and it is denoted by epsilon naught. आई बात समझ में. तो परमिटिविटी क्या बताइए अपने पास, परमिटिविटी इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये परमिटिविटी है. वैक्यूम है वो कोई अपोजिशन ऑफर करता ही नहीं है. ठीक है, इसलिए उसके लिए क्या हुआ अपने पास कि परमिटिविटी हमने उसके लिए क्या बताया, एप्सिलॉन नॉट. आई बात समझ में. तो वो सबसे कम ऑपोजिशन ऑफर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. ठीक है, तो अब बात क्या है, दैट्स वाई व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम देन द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम. ठीक है, बिकॉज इट ऑफर द मिनिमम ऑपोजिशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. As the dielectric nature of medium decreases, that means the conductivity of the medium increases, then the value of epsilon, मतलब the epsilon for medium, epsilon m, that increases. As the dielectric nature of the medium decreases, जो medium है वो जितना ज़्यादा conductive होता चला जाएगा, उसकी dielectric property जितनी कम होती चली जाएगी, उतना ही उस medium के लिए epsilon m बढ़ता चला जाएगा. एप्सिलॉन m इज मैक्सिमम फॉर मेटल्स. मेटल्स के लिए हम किसको कह देते हैं अपने पास कि इसकी वैल्यू किसकी, एप्सिलॉन m की. हमने क्या नाम दे दिया कि इनफाइनाइट है. आई बात समझ में. तो एप्सिलॉन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये बात आई. अब इसी को हम नाम और देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. रिलेटिव परमिटिविटी मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट के अंदर में इसकी परमिटिविटी कितनी, तो उसी को हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है, तो और उसी को एक नाम और दिया हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसको हमने स्मॉल के से डिनोट कर दिया. तो एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन मीडियम. Epsilon m upon epsilon medium. Dielectric constant is infinite for metals and dielectric constant is 1 for vacuum. क्यों,
तो सुनो देखो क्या देखा अपने पास, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू कितना आ रहा है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन मीडियम, और अब ये मीडियम भी कौन है, वैक्यूम ही है, तो क्या देगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो द एप्सिलॉन r और द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द वैक्यूम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखो when the two charges are placed in medium then the force between them कितना हो जाएगा, force in medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon m, epsilon नॉट की जगह क्या लिखेंगे अब अपन, epsilon m into q1 q2 upon r square। ठीक है, is equal to क्या लिखा अपने पास, epsilon m की वैल्यू पुट कर दी, अपने को पता था कि epsilon r is equal to epsilon m upon epsilon नॉट, तो epsilon m कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ एप्सिलॉन m की वैल्यू पुट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब जरा देखो q1 q2 अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, इसको मैं एक साथ ले लूँ तो ये क्या बन जाता है, एफ नॉट, एफ नॉट इज क्या था, F naught is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught into R square, that is the force between the two charged particles when they are placed in vacuum। So force on medium Fm क्या आ जाएगा हमारे पास, F naught upon epsilon R, force in medium is equal to force in vacuum upon epsilon R, और force in medium is equal to force in vacuum upon डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन r और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक ही बात है, आई बात समझ में। चलो तो अब जरा देखो सुनो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वेरियस मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, तो आपने क्या देखा था कि एप्सिलॉन r और k की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए कितना आया था ये 1, ड्राई एयर के लिए कितना आता है 1.00059, डेसिमल के थर्ड प्लेस के बाद फोर्थ प्लेस के ऊपर 5 आया है, फर्स्ट 3 प्लेस तक तो क्या है 0 है। तो ड्राई एयर के लिए भी हम क्या लेते हैं, प्रैक्टिकली डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ले लेते हैं 1, तो जो वैक्यूम के लिए है वही ड्राई एयर के लिए है। वाटर के लिए कितना है ये 80, पेपर के लिए कितना है 3.6, टेफ्लॉन उसके लिए कितना है 2.1, रबर के लिए कितना है 7.0, साल्ट के लिए कितना है 3 to 5, अलग अलग तरह के साल्ट होते हैं उनकी अलग चीज आती है। इसी तरह ग्रेफाइट के लिए कितना आ रहा है 10 to 15, मेथनॉल के लिए कितना आ रहा है ऑलमोस्ट 30, ठीक है, ग्लिसरॉल के लिए कितना आ रहा है 40, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे फोर्स कम होता चला जाएगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है, बिकॉज वैक्यूम हैव द लीस्ट opposition, vacuum afford the least opposition to for the formation of electric field। हुई बात समझ में, बात क्लियर हुई, ठीक है बच्चों, तो चलो